So this is your notes of integration. Most important chapter integration, जिसमें हमने सबसे पहले क्या कहा था कि इन्वर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन. डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं, राइट? तो इंटीग्रल कैलकुलस आर ऑफ टू टाइप्स. पहला होता है इंडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल, राइट? इनको हम डिनोट कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले अगर हम इसका नोटिफिकेशन देखें तो जो प्रेजेंटेशन हमारे पास होती है वो इस तरह से होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहले इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स. इंटीग्रेशन का साइन होता है ये, और ये है डी एक्स, कि किसके रिस्पेक्ट में, किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट? तो इसे हम कैसे पढ़ते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेयर दिस सिंबल इज द इंटीग्रल सिंबल. एफ एक्स जो आपके पास होता है, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेंट. ये क्या है, इंटीग्रेंट. और एक्स इज कॉल्ड वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन. तो यहाँ हम क्या कहते हैं कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है, तो इसलिए इंटीग्रल और डेरिवेटिव कट जाता है, तो क्या रह जाता है, सिर्फ फंक्शन. इंटीग्रल और एफ डैश वही डेरिवेटिव होता है, सो वी गेट एफ एक्स, राइट? द फॉर्मूला दैट गिव्स ऑल द एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन is called indefinite integral, right? The formula that gives all the antiderivative of a function is called indefinite integral, and the process of finding all the antiderivatives is called indefinite integration, or simply integration, या इसे हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन. इसमें हम लगाते हैं c, constant c is the arbitrary constant, it is called constant of integration. प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रल में जो हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि अगर फंक्शन हमारे पास ऐसे है एडिशन में, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो हम इसे सेपरेट कर सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स. अगर कांस्टेंट इनटू एफ एक्स है तो इस के को हम बाहर ले लेंगे और इंटीग्रल करेंगे किसका, वेरिएबल का, राइट? कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं और एफ ऑफ एक्स का हम इंटीग्रल करते हैं. सिमिलरली अगर एडिशन में बहुत सारे फंक्शंस आ गए तो भी हम उसे सेपरेट कर सकते हैं. हर एक से हमने k1 बाहर ले लिया, देखो k1 k2 हर एक से कांस्टेंट बाहर ले लिया, और इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ टू एक्स, इंटीग्रल ऑफ एफ एन एक्स हमने किया, वेयर k1 k2 kn आर रियल नंबर्स एंड f1 f2 आर रियल फंक्शंस. अब इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जो आपने ऑलरेडी वैसे तो किए भी हुए हैं फार्मूलाज, वही सारे फार्मूलाज हमने यहाँ पर लिखे हैं. सबसे पहला आपके पास आता है एक्स रेज टू पावर एन का, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला. 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, ए रेज टू पावर एक्स इज ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ए प्लस सी, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फार्मूलाज हमारे पास हैं. पहला साइन का माइनस कॉस, कॉस का साइन, tan का log sec x या माइनस लॉग ऑफ cos x. इसका आपके पास डेरिवेटिव वो भी आपके पास आ जाता है कई बार प्रूव करना, तो tan को हम sin बाय cos करके प्रूव करते हैं. उसके बाद सिमिलरली cot x sec x, cosec x sec x tan x, cosec x cot x sec square x. ये देखो ये सारे फॉर्मूलाज जो आए हैं हमारे सारे डेरिवेटिव से आए हैं. tan x का डेरिवेटिव sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन tan x, cot का डेरिवेटिव माइनस cosec square x, और cosec square का इंटीग्रेशन माइनस cot, तभी हम कहते हैं ना एंटी डेरिवेटिव है. उसके बाद हमारे पास 6 स्पेशल फार्मूलाज आते हैं. उसके लिए सबसे पहले जो ये 3 फार्मूलाज है उसमें देखो क्या है, न्यूमरेटर शुड बी 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो. अगर ऐसी टर्म आपके पास आती है तो याद रखने के लिए ध्यान रखना, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ए है, तो हमने इसलिए यहाँ 1 अपॉन ए और ए कर दिया. याद रखने के लिए सिर्फ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में tan इनवर्स आता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो देखो 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 2a दोनों में लॉग, जिसमें वेरिएबल पहले है वहाँ x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, जहाँ कांस्टेंट पहले है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वहाँ ऑपोजिट आ जाएगा a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी.
यही सेम 3 फॉर्मूलाज हमारे पास अंडर रूट के साथ आते हैं कि दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जहां हमने किया था, देखो साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 की जगह ए है तो क्या आएगा साइन की फॉर्म में, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। और इन दोनों में जो हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद अंडर रूट, इसमें क्या आता है लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन। देखो सेम फॉर्मूला है लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन प्लस सी। उसके बाद हमारे पास ये तो वही हमने उससे निकाले साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टैन इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव किया था इंटीग्रेशन। 3 ये फॉर्मूलाज हमारे पास स्पेशल फॉर्म के आते हैं जिसमें सिर्फ अंडर रूट है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए भी देखो, दिस फॉर्मूला इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्यों? ये आपके 8th चैप्टर में फॉर्मूला लगता है बहुत सारे क्वेश्चंस में, जहां आपके पास सर्कल आ जाता है या एलिप्स की इक्वेशन आ जाती है, तो वहाँ हमारे पास ये फॉर्मूला यूज़ होता है। तो अब इसमें देखो तीनों को याद करने के लिए क्या करें, x/2 ऑफ सेम फंक्शन, x/2 ऑफ सेम फंक्शन, x/2 ऑफ सेम फंक्शन। देखो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सेम फंक्शन आ रहा है। यहाँ साइन कौन सा आएगा जो इसके साथ होगा, कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट के साथ प्लस है तो प्लस, कांस्टेंट के साथ प्लस है तो प्लस, कांस्टेंट के साथ माइनस है तो माइनस, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2। अब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर में हमने साइन इनवर्स एक्स बाई ए लगाया था, और बाकी दोनों में लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन, लॉग ऑफ एक्स प्लस सेम फंक्शन प्लस सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक दूसरे से रिलेट करके करोगे तो याद जल्दी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट यूज करना होता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पेशल, कुछ नोट है, स्पेशल एक इंस्ट्रक्शन है। वो क्या, जो हम कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो क्या मिस्टेक करते हैं, देखो हमारे पास फॉर्मूला है एक्स रेज टू पावर एन का, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी, वेयर एन इज नॉट इक्वल टू -1 इज द ओनली वैलिड फॉर एल्जेब्राइक पॉलिनोमियल्स। ये एल्जेब्राइक पॉलिनोमियल कोई भी हमारे पास होता है तो हम यही करते हैं। अब इसकी जो सबसे बड़ी कंडीशन है वह क्या, प्रोवाइडेड द बेस ऑफ एन एक्सपोनेंट मस्ट बी लीनियर। लीनियर का मतलब कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर है तो हम उस केस में क्या कहते हैं, देखो अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स लीनियर है, तो एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं, मींस ये जो एक्स है बेस दैट शुड बी लीनियर। जैसे अब यहां पर अगर हम कहें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब बाई 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस कर देते हैं अपॉन में, बट दैट मेथड इज रॉन्ग। देखो लिखा हुआ है इज रॉन्ग, क्यों? क्योंकि ये आपके पास मस्ट बी लीनियर, ये आपके पास लीनियर होना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर है तो इसमें ये मेथड यूज नहीं होगा। कौन सा मेथड यूज होगा, सबसे पहले a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन करो, देखो बेस क्या बन गया, लीनियर। अब एक्स रेज टू पावर एन का फॉर्मूला लगाओ और उसे इंटीग्रेट करो। तो दैट इज द कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, राइट। अगला मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो मेथड आता वो आपके पास आता है इंटीग्रेशन बाय डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हम कई बार कंपोज करते हैं, कि हमें कई बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स में देखना पड़ता है, कि हमें कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। कई बार हम सेपरेट करते हैं, कई बार हम कोई फॉर्मूला लगाकर उसे डीकम्पोज करते हैं, दोबारा बनाते हैं। देखो कैसे, जैसे इसके एग्जाम्पल दिए हैं कुछ। पहला है, अगर आपके पास सिंपल इस टाइप का फंक्शन है तो कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ सेपरेट करना है। ये अलग कर दिया, एक्स अलग कर दिया, साइन एक्स अलग कर दिया और कांस्टेंट अलग करके इंटीग्रेट किया। अगर आपके पास फंक्शन ऐसा है स्क्वायर में, ट्रिग्नोमेट्रिक में स्क्वायर आ जाता है, आगे भी हम इसे करेंगे अभी डिस्कस, कि कॉस स्क्वायर एक्स है तो इसे हमें लीनियर बनाना पड़ेगा। तो हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 का और सेपरेट करके इंटीग्रेट किया। तीसरा हमारे पास डीकम्पोज में क्या आता है कि हमारे पास x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4 है। देखो अगर अंडर रूट नहीं होता
तो हम उसे डिवाइड भी कर सकते थे, लेकिन अंडर रूट है तो हम क्या करते हैं, इसमें न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की तरह बनाते हैं। न्यूमरेटर में क्या है x, इसमें क्या है x प्लस 4, तो हमने 4 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया और उसे सेपरेट कर दिया। उससे क्या हुआ, यहाँ पर x बाई रूट एक्स क्या बन गया, रूट x, और ये क्या बन गया 1 बाई रूट एक्स। तो x रेज टू पावर n का फॉर्मूला दोनों में लगेगा, इसमें हाफ हो जाएगी पावर, इसमें माइनस हाफ हो जाएगी, और इंटीग्रेट करेंगे। फोर्थ जो हमारे पास नेक्स्ट आती है फॉर्म, उसमें क्या आता है कि अगर हमारे पास 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स की फॉर्म आ जाती है, तो 1 को हम क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और सेपरेट कर दो तो हम डीकम्पोज कर रहे हैं उसे। 1 बाई कॉस स्क्वायर सेक्स स्क्वायर हो गया, 1 बाई साइन स्क्वायर कॉस सेक्स स्क्वायर हो गया, और दोनों का हमारे पास फॉर्मूला है, राइट। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड जो आपके पास आता है, दैट इज योर सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन तो आपका ऐसा बेसिक मेथड है कि जो आपके हर क्वेश्चन में लगता है। और सब्सटीट्यूशन हम कैसे यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं कि अगर किसी भी फंक्शन में किसी टर्म का डेरिवेटिव सेम उसी इंटीग्रेंट में प्रेजेंट है, मीन्स जैसे हमारे पास आ जाता है कोई भी एक फंक्शन जिसमें किसी टर्म का, किसी एक वेरिएबल का डेरिवेटिव सेम उसी फंक्शन में प्रेजेंट है, तो हम उसमें क्या यूज करते हैं, सब्सटीट्यूशन। दैट मीन्स वी चेंज द वेरिएबल टू सम अदर वेरिएबल इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन। कैसे यूज होता है वो देखो, जैसे हमने ये एग्जांपल दिया कि अगर log x अपॉन x है तो इसे हम लिख सकते हैं log x इंटू 1 बाई एक्स। अब log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई एक्स है इसमें प्रेजेंट। तो एक फंक्शन का डेरिवेटिव सेम उसी फंक्शन में प्रेजेंट हो तो हम क्या कहते हैं कि हम सब्सटीट्यूशन यूज करेंगे। और सब्सटीट्यूशन में हम क्या करते हैं, दूसरा वेरिएबल यूज करते हैं, वी चेंज द वेरिएबल टू सम अदर वेरिएबल, ताकि हमारा इंटीग्रल इजी हो जाए और हम उसे इंटीग्रेट कर पाए। तो हम जिस टर्म का डेरिवेटिव होता है उस टर्म को टी पुट करते हैं। देखो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स है ना, तो log x को टी पुट कर रहे हैं। अब इसे हमने डिफरेंशिएट किया तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, t का dt बाई dx, तो हमारे पास 1 अपॉन एक्स dx यहाँ ले गए हम, तो 1 बाई एक्स dx क्या आ गया, dt। तो देखो 1 बाई एक्स dx को हम डाल दिया dt, और इसको हमने क्या किया था, t। अब सिंपल इंटीग्रेशन बन गया ना, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और t की वैल्यू वापस पुट कर दो क्योंकि हमने खुद सपोज किया था। दैट इज कॉल्ड सब्सटीट्यूशन, जिसमें किसी टर्म का डेरिवेटिव सेम उसी इंटीग्रेंट में प्रेजेंट हो, देन वी हैव टू यूज सब्सटीट्यूशन। अगला आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मतलब कि अगर आपके पास फंक्शंस प्रोडक्ट में है, दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डी एक्स। मीन्स कि अगर हम बात करें इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड ले लें तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड ऑफ डी एक्स क्या है, इस पूरे इंटीग्रल का डी एक्स। पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इस पूरे का इंटीग्रल आएगा, तो ये dx इसका है, राइट। यही काम हमने देखो यहाँ पर दूसरी फॉर्म में लिखा है, क्योंकि कई u और v की फॉर्म में सपोज करते हैं, कई फर्स्ट इंटू सेकेंड में करते हैं, तो उसी को हमने प्रॉपर उसी फॉर्म में लिखा है कि अगर u और v मान लो फर्स्ट और सेकेंड को, या 1 इंटू 2 जैसे भी मान के फॉर्मूला हम याद रखते हैं कि फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड। अब इसको यूज़ करने के लिए कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकेंड फंक्शन लेना है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, आइलेट रूल। आइलेट रूल आपके पास क्या है, ये सिर्फ हमारी थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए है कि हम किसे फर्स्ट और किसे सेकेंड लेंगे, जिसमें हम कहते हैं कि आई स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल स्टैंड फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए स्टैंड्स फॉर एल्जेब्राइक फंक्शन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आइलेट रूल की जो ऑर्डर में आएगा उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे हम सपोज करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटीग्रल ऑफ पर्टिकुलर टाइप। पर्टिकुलर टाइप मीन्स जो स्पेशल फॉर्म हमारे पास है ये ई एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट हो। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आता है
तो हमेशा समझ लेना कि आपके पास यही फॉर्म लगेगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल या तो अकेला आएगा, एलोन होगा तो डायरेक्ट हो जाएगा, या आपके पास आइलेट रूल में आएगा, बाय पार्ट्स के लिए आएगा तो हम आइलेट रूल लगा देंगे, या तीसरा हमारे पास ये फॉर्म बनेगी। तो एक्सपोनेंशियल ई रेज टू पावर एक्स अगर आपको कहीं भी दिखे तो माइंड में आपके हमेशा ये फॉर्म आनी चाहिए, ई एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट इसका रिजल्ट यूज़ करते हैं कि आंसर आता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। लेकिन अगर हमें इसे प्रूव करके दिखाना हो या 4 मार्क्स में आ जाए तो हम ऐसे करते हैं, देखो दोनों फंक्शंस को हमने अलग अलग किया, अब ये एफ एक्स था, ये एफ डैश एक्स था, तो इस फंक्शन को हमें नहीं छेड़ना, ये एज इट इज़ रखना है, हमें सिर्फ इसे इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट्स, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट क्यों लिया एफ एक्स, क्योंकि आइलेट में ई सबसे लास्ट में आता है, तो एक्सपोनेंशियल एज सेकेंड फंक्शन। तो हमने फॉर्मूला लगाया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, ये इंटीग्रल एज इट इज। जब हमने इसे सॉल्व किया तो देखो आपके पास ये इंटीग्रल इससे पूरा कट गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो मैंने कहा था ना ई एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का आंसर क्या आता है, ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो 1 मार्क में हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, 2 या 4 में आता है तो हम इसे सॉल्व करके दिखाते हैं, राइट। नेक्स्ट अब इसका यही वर्किंग रूल लिखा है कि दोनों को सेपरेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो, राइट। और इंटीग्रल किसे करना है, जिसका आपके पास डेरिवेटिव हो, जैसे ये है, तो एफ एक्स वाले को इंटीग्रेट करेंगे और इसे एज इट इज़ रखेंगे, राइट। यही उसने कहा। उसके बाद सेकेंड इंटीग्रल को अनचेंज, सेकेंड टर्म ऑब्टेन बाय इंटीग्रेटिंग फर्स्ट इंटीग्रल बाय पार्ट्स एंड कैंसिल द सेकेंड इंटीग्रल, सो वी गेट द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मेथड ऑफ फाइंडिंग इंटीग्रल्स, कि अगर हमें इंटीग्रल्स इस टाइप के गिवन हैं तो हमारे पास क्या मेथड है इसे सॉल्व करने का। तो सबसे पहला हमारे पास है, देखो लीनियर अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, पी एक्स प्लस क्यू इंटू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें ये क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर और एक्स नहीं है, सिर्फ एक्स स्क्वायर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, देखो क्योंकि इसे टी पुट करोगे तो ऊपर डेरिवेटिव है, हम सिर्फ वेरिएबल देखते हैं, कांस्टेंट एडजस्ट हो जाते हैं। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। देखो वी रिड्यूस द गिवन इंटीग्रल और टू द सम ऑफ टू इंटीग्रल्स। हम इसे सबसे पहले, अगर इस टाइप से है क्वेश्चन या जिस टाइप से भी है, तो हम इसे सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। जैसे हमने ये कर दिया, पी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन और ये हो जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला से, राइट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूला से, क्योंकि क्यू कांस्टेंट है। तो अगर नीचे क्वाड्रेटिक नहीं है तो इसे सेपरेट कर दो, और एक सब्स्टिट्यूशन से होगा और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला से होगा, राइट। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो क्या है, ये तो यही स्पेशल फॉर्म थी। नेक्स्ट हमारे पास जो इसके रिलेटेड आती है वो क्या आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक एंड अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर इस टाइप से हमारे पास क्वेश्चन आता है तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हमने 2 मेथड किए हुए हैं। सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 करने के लिए हमने a को कॉमन ले लिया। उसके बाद ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, दैट इज हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b बाई a, उसका होल स्क्वायर। ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ऐड जो करोगे वो x के बाद करोगे और सब्ट्रैक्ट जो करोगे वो लास्ट में। उससे क्या होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये कांस्टेंट एलसीएम लेकर इकट्ठा कर लोगे तो ये आपके पास यहाँ अप्लाई करोगे तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के डायरेक्ट जो स्पेशल फॉर्मूलाज हमने किए थे वो लगेंगे, चाहे अंडर रूट में हो चाहे बिना अंडर रूट के हो। इसी के बाद फिर से आती है आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, दैट इज़ योर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। ये फॉर्म आपके पास जो है इसे हम ऐसे भी कहते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। दिस इज़ योर लीनियर अपॉन अंडर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म and this is your linear into under root of quadratic form। linear का मतलब x है,
राइट, चाहे अकेला x आ जाए, चाहे कांस्टेंट के साथ x आ जाए, चाहे px प्लस q फॉर्म आ जाए। तो अगर इस तरह से फॉर्म आती है तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लीनियर होगा px प्लस q, तीनों फॉर्म्स के लिए सेम है मेथड, उसे हम क्या करेंगे, लीनियर को क्या लिखेंगे, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन अगर अंडर रूट में है तो आपने यहाँ अंडर रूट नहीं लेना, यहाँ आपने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेनी है। तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b, ये हमने डेरिवेटिव लिया इसका। उसके बाद हम इसे दोनों को इक्वेट करेंगे इक्वेशंस को, और वहाँ से a b की वैल्यू निकालेंगे, और a b की वैल्यू निकाल कर हम इसे कहाँ पुट करते हैं, गिवन इंटीग्रल में, जो हमने ये किया। देखो px प्लस q में a और b की वैल्यू डाली, a और b की वैल्यू को हम यहाँ इसकी जगह px प्लस q की जगह पुट करेंगे, जो भी हमारे पास आएगा। जैसे हम यहाँ कर रहे हैं ना, देखो मैं बताती हूँ कहाँ तक कैसे करेंगे। जैसे आपके पास वैल्यू आ गई a और b की, तो आप px प्लस q की जगह आप ये डाल दोगे 2ax प्लस b, ये आ गया, अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है ax प्लस bx प्लस c, a और b की वैल्यू आप डाल चुके हो। इसके बाद आप इसे सेपरेट कर दो, तो क्या होगा, एक फैक्टर आपके पास ये बनेगा और दूसरा फैक्टर आपके पास ये बनेगा, राइट। सेपरेट करने के बाद एक में हमारे पास लगेगा सब्सटीट्यूशन और एक में आपके पास लगेगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म। फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। 6 मार्क्स में बहुत बार 4, अब तो 5 है, तो 5 मार्क्स में आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो आता है पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज़ अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन। इसमें आपने ध्यान रखना है कि फंक्शन जो होता है वो रैशनल फंक्शन होता है। अब रैशनल फंक्शन दो से होते हैं, दो तरह के होते हैं, प्रॉपर रैशनल और इम्प्रॉपर रैशनल। तो उसके लिए रैशनल फंक्शन विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ px बाई qx वेयर qx इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर प्रॉपर रैशनल फंक्शन है तो हमेशा न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। डिग्री ऑफ px इज लेस देन डिग्री ऑफ qx मीन्स कि न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अगर इम्प्रॉपर है तो इसका मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। तो इससे अगर हमारे पास इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आता है तो हम इसे पहले प्रॉपर बनाएंगे बाय डिवाइडिंग इट, दोनों को डिवाइड करेंगे फंक्शंस को और वहाँ से उसे प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे। देखो कैसे, कि मान लो ये है px बाई qx, तो हमने इसे qx से डिवाइड किया px को, मान लो dx आ गया और rx आ गया, तो हम इसे कैसे लिखते हैं, px बाई qx। हम ऐसे लिखते थे दैट इज px बाई qx था ना, तो px को हम क्या लिखते थे, डिविडेंड इंटू डिवाइज, दैट इज क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरह से लिखते थे हम दैट डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो px बाई qx हमें चाहिए, तो हमने qx से डिवाइड किया, तो हम इसे क्या लिखेंगे, ऐसे dx प्लस रिमाइंडर अपॉन दिस, रिमाइंडर अपॉन दिस। इससे क्या होगा, ये जो फंक्शन है वो कैसा बन जाएगा, प्रॉपर फंक्शन बनेगा। उसके बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। और पार्शियल फ्रैक्शन क्या है, इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि यहाँ लीनियर फैक्टर, यहाँ फैक्टर्स होंगे, ज़रूरी नहीं लीनियर हो बट यहाँ फैक्टर्स होंगे, राइट। ऊपर हमेशा आपके पास टर्म छोटी रहेगी क्योंकि अगर इम्प्रॉपर है तो हमने उसे प्रॉपर फंक्शन बना दिया। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये लीनियर फंक्शंस हैं तो x, अब देखो x माइनस ए x माइनस बी, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, तो उसे हम क्या लिखेंगे, एनी कांस्टेंट a अपॉन 1 फैक्टर प्लस एनी अदर कांस्टेंट b अपॉन सेकेंड फैक्टर। अगर होल स्क्वायर आ जाए दिस, तो हम क्या करेंगे, एनी कांस्टेंट a ऑफ दैट फैक्टर विद पावर 1 द सेम प्लस b अपॉन पावर 2। अगर क्यूब होता तो प्लस c अपॉन पावर 3 कर देते, और ये लीनियर है तो c अपॉन x अप माइनस b। तो लीनियर में हमेशा कांस्टेंट ऊपर। px प्लस क्यू अपॉन दिस, अगर ऐसी टर्म है तो देखो ये तो लीनियर है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए आ गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर, तो ऊपर x की टर्म आएगी, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म है, तो ऊपर बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। यहाँ x रेज टू पावर 1 थी तो यहाँ कांस्टेंट आया, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ x आ रहा है। देखो x स्क्वायर की टर्म है, जरूरी नहीं ये हो, इट मे बी एक्स स्क्वायर प्लस बी, इट मे बी एक्स स्क्वायर प्लस 4, जिसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी फॉर्म में। ऑर्डर कैन बी चेंज,
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो ax प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और एनी कांस्टेंट c अपॉन x माइनस ए। तो ऑर्डर कैन बी चेंज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला इंटीग्रल आता है, स्पेशल पर्टिकुलर टाइप है इंटीग्रेशन की, जिसमें अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए 4 हो या एक्स स्क्वायर प्लस ए हो। देखो स्क्वायर है या नहीं है, यहाँ स्क्वायर है यहाँ पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास सिर्फ यहाँ एक्स स्क्वायर और आपके पास x4 एक्स स्क्वायर और x4 है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर से, ये फॉर्म आएगी। अब यहाँ आपके पास एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस दिस कॉमन लिया या डिवाइड किया, कुछ भी कह लो। उसके बाद आपके पास बचा यहाँ पर ये टर्म। अब हमें ये देखना है कि किस टर्म को डेरिवेटिव करें तो ये आए, क्योंकि हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने वाले हैं। तो अगर यहाँ प्लस है तो हम यहाँ माइनस लेंगे। 1 किसका डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रल x का, तो x माइनस ए स्क्वायर बाई एक्स, तो हम इसे टी पुट करेंगे। ध्यान ये रखना कि अगर यहाँ प्लस है तो माइनस और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना अगर हम, तो हमारे पास यही टर्म आएगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो हमें इस तरह से टर्म को लेना है, ये फॉर्म है आपके पास इंपॉर्टेंट, राइट। उसके बाद हम इसकी जब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं तो देखो हमारे पास क्या टर्म आती है, ये इसका स्क्वायरिंग किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू टी स्क्वायर आ रहा है। इसको हमने ये टर्म अलग की क्योंकि ये टर्म हमारे पास है दिस, इसकी जगह ये पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा, सब्स्टिट्यूशन, स्पेशल फॉर्म बन जाएंगी। इसी तरह से अगर माइनस है तो भी हम इसी तरह से उसे सॉल्व करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और उसके बाद देखो अब यहाँ आपके पास माइनस है ना, तो ये हमने प्लस वाला लिया, 1 की जगह x और ए स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, क्योंकि जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म आएगी। देखो डिफ्रेंशिएट करने से देखो इसको डेरिवेटिव किया, राइट, तो क्या आया ये, और ये भी यही था सेम, राइट। उसके बाद फिर वैसे ही स्क्वायरिंग किया और वहाँ से हमारे पास इन दोनों की वैल्यू मिलेगी और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से स्पेशल फॉर्म बन जाएगी, राइट। अगला हमारे पास आता है ये फॉर्म, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स अपॉन सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स। अगर a b c d की जगह कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, अगर कुछ ऐसा आता है तो हम उसे क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इक्वल टू p इंटू डिनोमिनेटर प्लस q इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव लेंगे और उसके बाद फिर हम यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे एंड देन वी हैव टू कंपेयर इट। पहले तो सेपरेट करेंगे हम, यहाँ पर देखो ये दिस अपॉन दिस और उसके बाद दिस अपॉन दिस करेंगे। उसके बाद ये तो आपके पास टर्म कट जाएगी और यहाँ आपके पास सब्स्टिट्यूशन लगेगा, 2 टर्म्स बनेंगी ना आपके पास। एक टर्म आपके पास ये बनी जब आपने सेपरेट किया तो ये इससे कट जाएगी और दूसरी टर्म आपके पास क्या बनेगी, ये बनेगी, जिसमें हम क्या कहेंगे कि इसका डेरिवेटिव यहाँ है। तो एक आपके पास p बच जाएगा और एक आपके पास ये बचेगा, यहाँ डायरेक्ट इंटीग्रेट होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अगला आपके पास आता है कि अगर आपके पास 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म हो, चाहे यहाँ प्लस हो चाहे यहाँ माइनस हो, वो कुछ भी हो सकता है, इट मे बी प्लस और इट मे बी माइनस। तो यहाँ साइन और कॉस का फॉर्मूला tan की फॉर्म में डालेंगे और फिर tan x बाई 2 को t पुट करोगे, देन डायरेक्टली वी हैव टू गेट द फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर इन्वर्स ट्रिगो हो, अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई भी फंक्शन हमारे पास आ जाए तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय मेकिंग अ सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, और फिर हमारे पास एक न्यू इंटीग्रल बनेगा और हम उसे इंटीग्रेट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपने सेकंड चैप्टर में भी किया है, 5th में भी किया है। अब सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो अब हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारा सब्स्टिट्यूशन कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखो हमारे पास सिर्फ सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रल है फॉर्मूला, लेकिन इसके अलावा स्क्वायर में अगर कहीं भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ जाए तो हम उसमें इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, अगर साइन स्क्वायर एक्स आ गया तो हम उसे क्या डालेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। देखो कॉस 2x का फॉर्मूला आपने किया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ हम क्या करेंगे,
2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, और साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स को हमने डाला, ये लीनियर बन गया, सेपरेट करके उसे इंटीग्रेट कर दो। सिमिलरली अगर कॉस स्क्वायर एक्स आता है तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, टैन स्क्वायर आता है तो आइडेंटिटी यूज करोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन क्यूब एक्स आता है तो अब इसको करने के 2 मेथड है। पहला हमारे पास आता है कि अगर पावर आपके पास ऑड है तो उसे कन्वर्ट कर दो पावर 1 में और इवन पावर में, और यहां आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी लगा दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस एक्स को टी पुट कर दो, तो सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा क्योंकि साइन एक्स डी एक्स उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। दूसरा मेथड कहता है कि साइन 3x का फॉर्मूला यूज कर लो। साइन 3x के फॉर्मूला में से आप साइन क्यूब की वैल्यू निकाल लो, तो साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल कर लीनियर बन गया और डायरेक्ट उसे इंटीग्रेट कर दो। सिमिलरली कॉस क्यूब आता है तो वही मेथड सेम, कॉस क्यूब में आपके पास कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस कर दो, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर करके साइन एक्स को टी पुट कर दो क्योंकि कॉस उसका डेरिवेटिव है। या दूसरा मेथड आपके पास आता है कि कॉस 3x का फॉर्मूला ले लो, दैट इज 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स, वहां से कॉस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालो और उसे इंटीग्रेट कर दो। अगर आपके पास टैन क्यूब एक्स आ गया तो टैन क्यूब एक्स में हम क्या करते हैं, टैन स्क्वायर इंटू टैन करते हैं, राइट। टैन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसके बाद डायरेक्ट कहीं कोई डेरिवेटिव नहीं है तो इसे सेपरेट कर दिया, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स माइनस टैन एक्स, राइट। अब यहाँ टैन एक्स को टी पुट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव है और यहाँ टैन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, राइट। साइन रेज टू पावर 4x आ जाए, ये एज अ क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पास। अगर साइन रेज टू पावर 4x आ गया आपके पास तो उसे क्या करेंगे, पहले साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिखा था 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 अभी ऊपर लिखा था, और फिर a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी को ओपन किया, फिर ये आ गया 1 कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 माइनस ऑफ 2 कॉस 2x, क्योंकि फिर कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लगाया, अब इसे सेपरेट किया और इंटीग्रेट। सिमिलरली कॉस रेज टू पावर 4x अगर है तो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और सेम स्टेप्स। अगर टैन रेज टू पावर 4x आ गया तो टैन 4 रेज टू पावर 4x को टैन स्क्वायर इंटू टैन स्क्वायर, एक टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखा, ये टैन स्क्वायर एज इट इज, फिर से सेपरेट कर दिया सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन स्क्वायर एक्स और 1 इंटू टैन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ तो आप टैन एक्स को टी पुट करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव है, और यहाँ टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर माइनस 1 करके आइडेंटिटी लगाओगे और डायरेक्ट इंटीग्रेट करोगे। नेक्स्ट आपके पास आता है, 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं कि अगर आपके पास इनवर्स फंक्शन अकेला आ जाता है तो हम इंटू 1 करके बाय पार्ट्स लगाते हैं। लॉग एक्स का फंक्शन अगर अकेला आ जाता है तो इंटू 1 करके हम बाय पार्ट्स लगाते हैं। अगर सिर्फ इनवर्स फंक्शन अकेला आ जाए या लॉग फंक्शन अकेला आ जाए तो हम बाय पार्ट्स लगाकर उसे इंटीग्रेट करते हैं, जिसमें 1 को हम सेकेंड फंक्शन लेते हैं, राइट। उसके बाद ये तो था हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल। अब हम डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, जिसमें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते, क्योंकि आंसर हमारे पास डेफिनेट आएगा कि f अगर आपके पास कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है डिफाइंड ऑन क्लोज्ड इंटरवल a b, देन डेफिनेट इंटीग्रल इज डिनोटेड बाय दिस इंटीग्रल ऑफ fx dx, and then we have to say that limit a tends to b। जहां हमें लिमिट्स गिवन है वहां वो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, जहां a आपके पास होती है लोअर लिमिट एंड b इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द फंक्शन। तो यहां हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते, देयर इज नो नीड ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सिंस द डेफिनेट इंटीग्रल हैज द यूनिक वैल्यू। तो इसे हम कैसे करते हैं, जैसे एफ एक्स को हमने इंटीग्रेट किया तो मान लो कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, लिमिट ए टू बी हो गई। अब सबसे पहले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट डाल दो और फिर हम लोअर लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज फॉर डेफिनेट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आती हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछा जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल को यूज करके इंटीग्रेट करो। तो इसकी सबसे मेन जो एक प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो तो क्या है कि अगर इंटीग्रल ऑफ a टू बी एफ एक्स डी एक्स हो या
इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ टी डी टी हो तो दोनों इक्वल हैं। क्यों? देखो, आप x को इंटीग्रेट करो 1 से 2 में या t को इंटीग्रेट करो 1 से 2 में, आंसर तो सेम आएगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि लास्ट में आप उसकी जगह वैल्यूज पुट कर रहे हो, लिमिट्स डाल रहे हो। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, यहाँ x को 2 और 1 डाल रहे हो, यहाँ t को 2 और 1 डाल रहे हो, तो आंसर तो सेम आएगा। हाफ बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो यहाँ भी आंसर 3/2, यहाँ भी आंसर 3/2। तो हम अगर वेरिएबल को चेंज भी करना चाहें या हमें कहीं करना पड़े, डेफिनेट इंटीग्रल में अगर हम चेंज करेंगे तो इंटीग्रल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, कि वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन जो हमारे पास है वो डिपेंड नहीं करती वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन पर। अगला हमारे पास आता है कि अगर इंटीग्रल ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है और अगर मैंने लिमिट्स को इंटरचेंज कर दिया, ए टू बी की जगह मैंने बी टू ए कर दिया, देखो इंटरचेंज कर दी लिमिट्स दिस, तो हम चेंज कर सकते हैं बट साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस था तो यहाँ क्या हो गया? माइनस, राइट। अगर लिमिट सेम आती हैं ए टू ए तो आंसर 0, डायरेक्ट इंटीग्रल 0। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अब ये क्वेश्चन हमारा जनरली कहाँ यूज होता है? मॉडुलस के क्वेश्चंस में, कि अगर आपके पास मॉडुलस का कोई क्वेश्चन आता है तो हम लिमिट को ब्रेक करते हैं। देखो कैसे, मान लो आपके पास आ गया 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 3dx, तो हम ये देखेंगे कि 1 से 4 के बीच में x की कौन सी वैल्यू है जो से 0 कर रही है? 3। तो इसका मतलब ये 1 से 3 और 3 से 4 में ब्रेक हो गया। 1 से 3 के बीच की कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट कर दो, 2 डाला, 2 माइनस 3 माइनस 1 आ रहा है, मॉड उससे पॉजिटिव कर रहा था लेकिन इन रियलिटी फंक्शन इज नेगेटिव dx, और 3 से 4 के बीच की वैल्यू 3.5 डाल दो तो भी फंक्शन पॉजिटिव आएगा। तो मॉड हो या ना हो फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट वो है, देखो, जो लाई कर रहा है ए और बी के बीच में। तो इस केस में क्या था? 3 वो पॉइंट था जो 1 और 4 के बीच में लाई कर रहा था। तो उस पॉइंट पर हम ब्रेक करके फंक्शन को ब्रेक करेंगे और सिंपल इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारी मैक्सिमम क्वेश्चंस में यूज होती है, और वो क्या है? इंटीग्रल ऑफ 0 टू a f ऑफ x dx। उसे हम क्या लिखते हैं? f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। मीन्स अगर हम x को रिप्लेस करेंगे अपर लिमिट माइनस एक्स से, a माइनस एक्स से, राइट, तो उसके बाद हम उसे इंटीग्रेट करते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि f ऑफ x dx, अगर लोअर लिमिट आपके पास 0 है, अपर लिमिट कुछ भी है और प्रॉपर्टी से करना है, तो x को रिप्लेस करेंगे किससे? a माइनस एक्स से, और उसके बाद चाहे हम दोनों फंक्शंस को आई सपोज करके ऐड करें, चाहे डायरेक्ट इंटीग्रेट करें, वी कैन गेट द सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारे पास इससे इजी बन जाता है। इसी से रिलेटेड प्रॉपर्टी हमारे पास आती है इंटीग्रल ऑफ 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। वही है 0 टू a। अब इसमें फिर हमने x को क्या डाला? a माइनस एक्स। देखो, अगर हमने x को a माइनस एक्स डाला और a माइनस एक्स डालने के बाद अपर लिमिट माइनस एक्स डालने के बाद फंक्शन सेम आ गया, राइट, तो हम क्या करते हैं? ट्वाइस करके और अपर लिमिट को हाफ कर देंगे। 2a था तो हमने a कर दिया, a होता तो a/2 कर देंगे, 90 होगा तो 45 कर देंगे। अगर फंक्शन सेम आता है, देखो x को a माइनस एक्स डाला, अगर फंक्शन सेम आ गया तो ट्वाइस करके अपर लिमिट को हाफ कर दो और फिर वापस a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, और अगर a माइनस एक्स डालने से फंक्शन नेगेटिव आ जाता है, माइनस ऑफ f ऑफ x आ जाता है, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? 0। उसे हमने इंटीग्रेट नहीं करना, राइट। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आती है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, जिसमें हमारे पास अगर कहीं भी कुछ समझ में ना आ रहा हो कि क्या करें, तो f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स कर देना, दोनों लिमिट्स को ऐड करके माइनस एक्स। कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही आएगा आपके पास, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आती है
कि माइनस ए टू ए, अगर हमारे पास माइनस ए टू ए है, -5 to 5, -90 to 90, -π to π, इस तरह से है, तो हम फंक्शन को चेक करते हैं कि वो इवन है या ऑड है। अब इवन और ऑड कैसे चेक करते हैं? उस केस में जो भी फंक्शन होगा उसमें x को -x से रिप्लेस कर देना, जो भी फंक्शन गिवन हो। अगर सॉल्व करने के बाद वापस फंक्शन सेम आ गया तो वो इवन है, और अगर x को -x से रिप्लेस करने के बाद फंक्शन -f(x) आ गया तो वो फंक्शन ऑड है। तो अगर फंक्शन इवन आया तो ट्वाइस करके अब इसमें लोअर लिमिट को 0 करना है और अपर एज इट इज रहेगी। ट्वाइस करके लोअर लिमिट को 0 कर देना और फिर a-x की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देना, और अगर फंक्शन ऑड आएगा तो डायरेक्ट आंसर 0 कर देना, राइट। नेक्स्ट आता है, अगर 0 to 2a f(x) dx हो तो उसे 0 to a f(x) प्लस 0 to a f of 2a minus x, मीन्स अगर हमें ब्रेक करना पड़े तो हम उसे ब्रेक भी कर सकते हैं, राइट। उसके बाद लास्ट जो हमारे पास आता है, दैट इज योर डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन आपके पास आता है बहुत बार 6 मार्क्स में, कि अगर आपके पास कोई भी इंटीग्रल a to b f(x) dx गिवन है, तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, द एरिया बाउंडेड बाय कर्व xa, xb and x-axis is divided into small strips of equal width h. equal width h से हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और उस इंटरवल को से जो हम डिवाइड करते हैं उसके बाद n इक्वल सब इंटरवल्स बनते हैं, तो वहाँ से हम nh की वैल्यू निकालते हैं, दैट इज b माइनस a, तो h आ जाता है हमारे पास b माइनस a अपॉन n, दैट इज nh इक्वल टू b माइनस a। तो लिमिट ऑफ सम की अब डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, वो ये डेफिनेशन है, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, h f of a plus a plus h plus f of a plus 2h up to a plus n minus 1 into h, where nh equal to b minus a। इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन से हर टर्म निकालते हैं कि a क्या है, b क्या है, जो भी हमारे पास टर्म्स आती हैं वो इसमें पुट करके सारे फंक्शंस की वैल्यूज़ इसमें पुट करते हैं, और फिर हम उसके बाद रिजल्ट। अब इसको सॉल्व करने में जो हमारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लगते हैं वो रिजल्ट्स देखो क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास लगता है सम ऑफ n-1 टर्म्स का फॉर्मूला, क्योंकि जब हम सबको ऐड करते हैं ना तो टर्म्स को, लीनियर टर्म्स को अलग करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग करते हैं, क्यूब वाली टर्म्स को अलग करते हैं, या एक्सपोनेंशियल का अगर फंक्शन आ जाए तो वो जीपी बन जाती है। तो उस तरह से अगर हमारे पास ये टर्म आती है सम ऑफ n-1 टर्म्स, तो हम उसे लिखेंगे n-1 इंटू n/2। सम ऑफ n-1 स्क्वायर टर्म्स, तो n-1 इंटू n-1/6 ऑलरेडी हमने किया हुआ है। सम ऑफ n क्यूब टर्म्स, n-1 क्यूब टर्म्स, तो n-1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर। और ये टर्म हमारी कब लगती है, जब हमारे पास फंक्शन कैसा आता है, एक्सपोनेंशियल में। अगर फंक्शन एक्सपोनेंशियल में आएगा e⁻x में, तो हमेशा जीपी बनेगी। उसमें जीपी का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का हमने किया हुआ है जीपी में, दैट इज a r⁻n -1 अपॉन r-1, राइट। तो वैल्यूज़ इसमें पुट करोगे, उसके बाद जब यहाँ पर ये टर्म आएगी तो वहाँ हमारे पास ये रिजल्ट यूज़ होगा, e⁻ah -1 अपॉन ah विद लिमिट h टेंड्स टू 0 इज़ 1, और एक x अगर a में आ जाए तो e⁻h हो या kh हो -1 अपॉन kh विद लिमिट h टेंड्स टू 0 इज़ log a, वेयर a इज़ ग्रेटर देन 0। तो ये रिजल्ट्स हमारे लिमिट ऑफ सम में यूज़ होते हैं, कि स्क्वायर आ जाए तो स्क्वायर वाला यूज़ होगा, क्यूब आ जाए तो क्यूब वाला यूज़ होगा, एक्सपोनेंशियल आ जाए तो जीपी की सीरीज़ बनेगी। तो जीपी की सीरीज़ हमने की हुई है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स की रेशो सेम होती है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे एंड देन वी हैव टू अप्लाई दैट रिजल्ट्स एंड वी गेट द आंसर, राइट। तो ये आपके पास था इंटीग्रेशन की इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, फॉर्मूलाज और पर्टिकुलर फॉर्म्स के सॉल्यूशंस, राइट। थैंक यू।